हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण इतिहास। हमने इस वीडियो में 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हैं जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन हैं। मात्र 3 घंटे की वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हमने इस वीडियो में लूसेंट जीके के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्लेमेंट एटली ने किया था। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और क्लेमेंट एटली ने ही भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसके अध्यक्ष थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया था। 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को मानते हैं। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। 1510 में। डच लोग भारत कब आए थे? 1596 ईस्वी में डच भारत आए थे और डच दोस्तों नीदरलैंड, जिसे आप हालैंड भी जानते हैं, नीदरलैंड के निवासी थे। डच लोग जो भारत आए थे ये नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कौन था? पहला डच यात्री भारत आया था कार्नेलियन हाउटमैन था जो भारत आया था। यह पहला डच यात्री था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इस समय भारत का बादशाह अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 ईस्वी में अहमदनगर का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था सन 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था 1762 में, जिसमें डचों का भारत में पतन हो गया था और अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। जहांगीर से अनुमति लेकर सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार प्रसिद्ध था दोस्तों। बिहार अफीम और सोरा के लिए प्रसिद्ध था ब्रिटिश भारत में। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था दोस्तों। रेड ड्रैगन भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में। सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा स्थापित की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में सूरत में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था दोस्तों, डुप्ले। पौंडीचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने, जो एक फ्रांसीसी था दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब किया गया था? 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया था 1761 में।
कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था। जॉब चारनाक के दौरान 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक के दौरान 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। जो पहला कर्नाटक युद्ध था ये 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था और इसमें दोस्तों एक्सला सापेल की संधि से समझौता हुआ था। एक्सला सापेल की संधि से समझौता हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था और पौंडीचेरी की संधि से इसमें सुलह हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था और पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि से। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी जो है ये बेबीलोन का शासक था दोस्तों। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध में आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी को हराया था दोस्तों। फ्रांसीसियों को हराया था अंग्रेजी सेना ने वांडीवास के युद्ध में और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकोट ने। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी कब छीना था? 1761 में छीना था। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं 16वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 1472 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था दोस्तों, जो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के नानकाना साहिब में है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में दोस्तों, ननकाना साहिब में है पाकिस्तान के। वर्तमान समय में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है तलवंडी और 1472 में गुरु नानक देव जी का जन्म यहीं पर हुआ था। नानक जी के पिता का नाम क्या था? नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नानक जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत या फिर जिसे कहते हैं धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किया था। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा ही लंगर और पंगत और संगत को स्थापित किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 1545 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। पाकिस्तान के करतारपुर में हुई थी। पाकिस्तान के करतारपुर में 1545 ईस्वी में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद थे। गुरु अंगद, और इन्हें दोस्तों गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहते हैं? गुरु अंगद को कहते हैं, जो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुद को सच्चा बादशाह कहा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब यानी कि जिसे आप स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जो अमृतसर में स्थित हैं, को किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। जो स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में स्थित हैं, इसको बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियाँ मीर ने रखा था। साईं मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु अर्जुन देव के मृत्युदंड किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने किया था। हिंद की चादर कहलाएं तो गुरु तेग बहादुर को दोस्तों हिंद की चादर कहा गया है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसके द्वारा दिया गया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया था? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु प्रथा को समाप्त किया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1666 में दोस्तों पटना में हुआ था। बिहार के पटना में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, निधन हुआ था दोस्तों 1708 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में, और इनकी मृत्यु दोस्तों 1708 ईस्वी में कहाँ पर? महाराष्ट्र के नंदेड़ में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था, गुरु अर्जुन देव को अगला गुरु बताया था गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? पुत्र खड़ग सिंह था। तो रणजीत सिंह का जो पुत्र था खड़ग सिंह, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था दोस्तों। दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा था। अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर संधि दोस्तों 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। किसके बीच? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला दोस्तों ये बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जिसको प्लासी के युद्ध में हार मिली थी। काल कोठरी जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना घटी थी। कहाँ, किसके शासनकाल में, किसका राज्य उस समय था? तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी दोस्तों। सिराजुद्दौला के समय काल कोठरी की घटना घटी थी 20 जून 1756 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी को हुई थी। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया था। मीर कासिम ने समाप्त किया था दोस्तों, मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और अंग्रेजी सेना का सेनापति था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला इसमें हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था दोस्तों। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने ही धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और इसीलिए सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर है स्थित है? तो ये दोस्तों बंगाल में स्थित हैं। प्लासी का युद्ध का मैदान जो है ये बंगाल में स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर का बंगाल का नवाब कब बना था? मीर जाफर 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था दोस्तों, मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था, के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 1764 में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेज, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की हार होती है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था दोस्तों, मेजर हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, इसी के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। किसे? अंग्रेजों को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में।
भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेजी राज्य का संस्थापक मानते हैं भारत में। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया बंगाल में, 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था दोस्तों। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में पहले मदरसा की स्थापना की थी। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं भारतीय सिविल सेवा का जनक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों इल्बर्ट विधेयक 1883 बिल को पेश किया था। और स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी किसे मानते हैं? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फूट डालो राज करो की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति को शुरू किया था। मानो यंडर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था दोस्तों। विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क करिएगा। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। और हैदर अली की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और बात करें दोस्तों हैदर अली के पुत्र की या फिर उत्तराधिकारी की, तो हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था, जो हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान शासक था दोस्तों मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। तो प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। और तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, जो हैदर अली का पुत्र था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, टीपू सुल्तान ने लगवाया था। शेरे मैसूर जिन्हें कहा जाता है, टीपू सुल्तान को दोस्तों शेरे मैसूर कहते हैं। और इन्होंने ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे किसानों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? किसानों के साथ 1792 ईस्वी में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अस्थायी या फिर इस्तमारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? अस्थायी या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत दोस्तों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था। इनमें मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इसे लागू किया गया था दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। सूर्य अस्त कानून संबंधित हैं, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1819 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था और हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1798 में सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था दोस्तों। हैदराबाद सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था। और दूसरा राज्य था दोस्तों मैसूर, जिसने 1799 ईस्वी को सहायक संधि स्वीकार की थी। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1801 ईस्वी में अवध का अंतिम नवाब दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? 1856 में किया गया था। कुप्रशासन के कारण दोस्तों, कुप्रशासन के कारण अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित की गई? 1858 में। और कैसर हिंद की उपाधि 1877 को दी गई थी महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू या फिर बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को हुआ था। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित हैं। तो वुड का डिस्पैच जो है ये शिक्षा से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था। 1917 में की गई थी दोस्तों। सैडलर आयोग जो है इसकी नियुक्ति 1917 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत की गई थी भारत में पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं दोस्तों। चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट था दोस्तों। 1779 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल गजट को 1779 में प्रकाशित किया गया था और ये अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र था। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? 1908 में पारित किया गया था। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ की गई थी? 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ये घटना कहाँ पर घटी हुई थी? 20 मार्च 1857 को दोस्तों बैरकपुर में यह घटना घटित हुई थी। मंगल पांडे पर लाठियां बरसाई गई थी बैरकपुर में 20 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या फिर मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था दोस्तों। बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का मुगल बादशाह था जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था दोस्तों। पामस्टन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए
नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल था। कैंपबेल प्रथम सेनापति था जिसे नियुक्त किया गया था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी 1857 की क्रांति के प्रतीक थे। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था दोस्तों। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अभिनव भारत या फिर गुप्त सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में नासिक में किया गया था। अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? लॉरेंस एवं सीले ने दिया था दोस्तों। लॉरेंस एवं सीले ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? डिजरेली ने दिया था दोस्तों। डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। किसने कहा था? LER रीच ने कहा था। LER रीच ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? RC मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। TR होम्स ने कहा था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था और दमन किया था दोस्तों हडसन ने। अगला क्वेश्चन है लखनऊ जिसे पहले अवध के नाम से जाना जाता था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था और दमन कैंपबेल ने किया था। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब एवं तत्या टोपे ने किया था और तत्या टोपे का दोस्तों वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का वास्तविक नाम है। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत था दोस्तों। धोंधू पंत नाना साहब का मूल नाम था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था और दमन दोस्तों ह्यूरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है और रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्म है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। इलाहाबाद में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जो ये जगदीशपुर से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और दमन किया था दोस्तों B टेलर ने। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली ने और दमन किया था विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया और दमन किया गया था जनरल नील के द्वारा। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्ज़ा गालिब थे दोस्तों, जो आगरा के निवासी थे। ये आगरा के रहने वाले थे मिर्ज़ा गालिब और इन्होंने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था और उसका वर्णन किया था। उसकी किताबें लिखी थीं। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? S.N. सेन हैं। S.N. सेन हैं 1857 नामक पुस्तक के लेखक। राज्य हड़प नीति कब लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये दोस्तों डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति को लागू किया गया था। क्रीमियन युद्ध जो 1854 से 1856 ईस्वी तक चला था। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था। रूस को पराजित किया था दोस्तों, रसिया को पराजित किया था। क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर रसिया को पराजित किया था, डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियन युद्ध से इनका संबंध है और इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्रीमियन युद्ध में जो सैनिक घायल हो गए थे उनकी देखभाल ये लैंप लेकर करती थी, इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है और ये इंग्लैंड की रहने वाली थीं। 1857 के बाद नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था दोस्तों। 1865-60 में नील विद्रोह हुआ था बंगाल में।
नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र हैं दोस्तों। दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था दोस्तों। सन्यासी विद्रोह जो हैं ये 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में बड़ौदा में हुआ था दोस्तों। 1818 ईस्वी में बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 की ईस्वी के बीच में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में अहोम विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका के द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कूका विद्रोह की शुरुआत की गई थी कहाँ पर? पंजाब में 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये दोस्तों 1855-56 में हुआ था। सिद्ध एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। उलगुलान विद्रोह संबंधित हैं बिरसा मुंडा से संबंधित है दोस्तों। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और मोपला विद्रोह की शुरुआत दोस्तों 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुई थी। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे दोस्तों। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या फिर युगदूत कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहते हैं दोस्तों। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक और आधुनिक भारत का पिता या फिर युगदूत कहते हैं राजा राममोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1815 में दोस्तों राजा राममोहन राय ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है ये एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित हैं। भारतीय या फिर आद्य ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में की गई थी। केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय या फिर आद्य ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1866 को। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी दोस्तों। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता के बेल्लूर में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कोलकाता के बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के बचपन का नाम था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ये कथन कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई थी। बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों दयानंद सरस्वती से, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था दोस्तों मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये दयानंद सरस्वती की रचना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1882 में की थी। और दयानंद सरस्वती की मृत्यु दोस्तों अजमेर में हुई थी। राजस्थान के अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में की गई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और ज्योतिबा फूले की पुस्तक है दोस्तों गुलामगिरी। गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ज्योतिबा फूले की, इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। लोकहितवादी कहलाए थे गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी कहलाए थे गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के सबसे बड़े समर्थक थे भारत में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। शारदा एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था? 1929 को दोस्तों शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 में। बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1872 में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 में ब्लात्स्की एवं अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ब्लात्स्की एवं अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1882 में की गई थी। मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में की गई थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी? 1907 में बनी थी। और 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1826 में हेनरी बिबियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। 1826 में हेनरी बिबियन डेरेजियो के द्वारा। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? हेनरी बिबियन डेरेजियो थे दोस्तों। हेनरी बिबियन डेरेजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। वहाबी आंदोलन
कब हुआ था? 1863-60 के बीच वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था दोस्तों, पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारत संघ की स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से कब हटाया गया था? 1874 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सिविल सर्विस से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं और ये स्कॉटलैंड वासी थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ए.ओ. ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था 1885 में, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस नाम सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस नाम सुझाव दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा गया था पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। कब? 1867 में। 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इन्हें। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कब की थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया था। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1907 में और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। कांग्रेस पुनः कब एक हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने और अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में ही लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक हुई थी। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे दोस्तों। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? 1912 में बांकीपुर में दोस्तों, बिहार के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं आर.एन. मुधोलकर करते हैं। आर.एन. मुधोलकर के द्वारा 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिराल ने कहा था दोस्तों।
वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी, और ये कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 के द्वारा 1926 में जो हुआ था दोस्तों, गुवाहाटी में जो 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें हर सदस्य को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और अगर पूछा जाए महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, जो था बेलगाम अधिवेशन। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1932 के लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1932 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव तभी पारित किया गया था। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था, जो 1937 में हुआ था। अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1945 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों। जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे जिन्ना थे दोस्तों, जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। और लाहौर अधिवेशन में 1940 में ही पहली बार पाकिस्तान एक अलग देश की मांग की गई थी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या फिर जनक कौन है? तो पाकिस्तान शब्द जो है, इसे दिया है दोस्तों चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कराची अधिवेशन जो 1943 में हुआ था, 1943 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में ही बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1902 ईस्वी में पी मित्रा एवं पुलिन दास के द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून, इसका उद्देश्य था। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1907 में दोस्तों बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा कलकत्ता में इसका पुनर्गठन किया गया था। 1907 में बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था दोस्तों। कहाँ पर? कोलकाता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। प्रियामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मुजफ्फरपुर जो बम कांड था दोस्तों, इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड किया गया था, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ये दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था, और खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ये कांड किया गया था। खुदीराम बोस की फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को दोस्तों 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में सचिंद्र सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर में 1924 में सचिंद्र सन्याल,
रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, इन 3 लोगों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत किसने लिखा है? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये गीत लिखा गया है। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में इन्हें फांसी दी गई थी। और काकोरी कांड हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को। जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की मृत्यु हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल ने दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय क्रांति की मां कहा गए हैं? तो भीकाजी रुस्तम कामा को दोस्तों भारतीय क्रांति की मां कहा गए हैं और इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में। भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन है? भीकाजी कामा भारतीय तिरंगा किसी विदेशी भूमि पर फहराने वाली पहली भारतीय हैं और इन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार किसी विदेशी भूमि पर भारतीय तिरंगा फहराया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला जो है इसे लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बंग भंग की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो बंग भंग के बाद शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और ये प्रभावी किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया था और विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो सलीमुल्लाह खान ने 1906 में दोस्तों सलीमुल्लाह खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आगा खान थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पार्लियामेंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? 1909 ईस्वी में पारित किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में स्थानांतरित की गई। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई कब? 1912 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ये ट्रांसफर की गई थी कोलकाता से दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया? 1921 में किया गया था दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 में। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराया पर लिया गया था। जापानी जहाज जो है कामागाटामारू, इसे किराया पर कब लिया गया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में, बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा 1914 ईस्वी में कामागाटामारू को किराया पर लिया गया था। होम रूल लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में इसकी स्थापना की थी होम रूल लीग की 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी?
श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, ये क्वेश्चन है। तो 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। किस लिए? मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे और इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? 1915 ईस्वी में सम्मानित किया था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गुजरात के अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डबरन में की गई थी, दक्षिण अफ्रीका के डबरन में। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी ने नारा भी दिया था कौन सा? करो या फिर मरो का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर कहा था गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से कहा था दोस्तों। रंगून रेडियो से सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह था, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और ये किस लिए किया गया था? नील की खेती के लिए तीनकटिया प्रणाली के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी को चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, आने के लिए किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था दोस्तों। 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने किया था? जनरल डायर ने आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किसने किया था? तो हंसराज एक भारतीय था दोस्तों। हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने की थी? लंदन में उधम सिंह ने किया था। उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था और कांड की जांच के लिए गठित कमेटी के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो हंटर कमेटी थी दोस्तों। हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन किया गया था नवजीवन पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद में की गई थी दोस्तों। सूती मिल कारीगरों के लिए पहली भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा की घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को चोरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चोरी चौरा की घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी दल की स्थापना कब की गई थी? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी दल की स्थापना की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देशबंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहते हैं देशबंधु, चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु साइमन कमीशन भारत आया था। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं, कहाँ पर घायल हुए थे? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और इन्हें दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? बुडकेश्वर दत्त के द्वारा और भगत सिंह ने दोस्तों। बुडकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1932 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के कारण। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों दूसरे के द्वारा दिया गया था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध किसने किया था? तो प्रसिद्ध किया था दोस्तों भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च समाप्त हुआ था गांधी जी के द्वारा नमक कानून भंग करने के बाद। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी के द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? गांधी जी के द्वारा नवजीवन समाचार पत्र संपादित किया गया था और इसके अलावा हरिजन था और यंग इंडिया था। ये सारे दोस्तों 1933 में संपादित किए गए थे, प्रकाशित किए गए थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है जेम्स अगस्टस के द्वारा। जेम्स अगस्टस के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। और पहला जो समाचार पत्र था दोस्तों बंगाल गजट था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था जो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1931 में अबुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई थी 1931 में अबुल गफ्फार खां के द्वारा। और इनका उपनाम है दोस्तों सीमांत गांधी या फिर इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं।
अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दलित वर्गों के लिए पूना पैक्ट हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या फिर सभा के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो प्रथम संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी? तो विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में दोस्तों आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में शुरू किया गया था, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। सरदार उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल एक बार महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिक पैक्ट संपन्न कब हुआ था? तो 1938 में दोस्तों म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, मार्च 1942 को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसी आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या फिर मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था, तो पूना के आगा खां महल में गांधी जी को कैद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? एम.एन. राय के द्वारा 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, एम.एन. राय के द्वारा 1920 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में दोस्तों 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नारेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारेंद्र देव के नेतृत्व में कब? 1934 में।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव थे NG रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1945 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 1942 में मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम दिया गया था, मोहन सिंह के द्वारा 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था यह नारा। और जय हिंद का नारा भी किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए और लास्ट में दोस्तों फ्रांसीसी आए थे। उसके बाद में स्वीडिश भी भारत आए थे। तो स्वीडिश सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था, जो कालीकट बंदरगाह पर आया था सबसे पहले। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था, जहां पर हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। राजा जमोरिन थे कहाँ के? कालीकट के। इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। दोबारा वास्को डिगामा भारत आता है दोस्तों 1502 में। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा फिर भारत आता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो कोचीन में स्थापित किया था। कब? 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था और ये 1505 में इसकी नियुक्ति की गई थी। 1505 में इसकी भारत में नियुक्ति की गई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, जो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू किया था। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 में दी गई थी। रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था रॉलेट एक्ट 1919 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1860 में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। इसलिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य मिला था? तो अवध को मिला था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिला था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 में मैकाले का जो विवरण पत्र था इसके द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे?
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किए गए थे। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम पेंटिंग को जाता है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सआदत खां थे दोस्तों। बुरहान उल मुल्क थे। सआदत खां, बुरहान उल मुल्क, ये अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो शाह आलम द्वितीय थे दोस्तों। और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें शाह आलम द्वितीय की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था दोस्तों। हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। किस ब्रिटिश राजदूत ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल यानी कि 1615 से 1619 तक बिताए थे? तो सर थॉमस रो था, जो 4 सालों तक मुगल दरबार में रहा था। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लिया था। वो पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो भारत के मसाले थे दोस्तों, क्योंकि भारत के मसाले जो थे ये यूरोप में जाकर लागत का 60 गुना मुनाफा के तहत कमाते थे। तो पुर्तगाली लोग जो थे ये भारत आते थे और मसाले लेकर जाते थे और लागत का ये 60 गुना मुनाफा कमाते थे, और इसे से इन्हें प्रोत्साहन मिला भारत के साथ व्यापार करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? पुलिकर थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 में भारत आया था। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इसके तहत बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर था। आलमगीर प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। यहाँ पर आलमगीर द्वितीय होगा दोस्तों, आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? सूरत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम किला है दोस्तों, ये कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हुई थी। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था, जो डैश से समाप्त हुआ था। तो पहला मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1784 ईस्वी में किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों। मैसूर के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 युद्ध लड़े थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो मैसूर की राजधानी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का ही शासक था। वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम किला जो है ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1793 में। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली दोस्तों, टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली। किसे मैसूर का बाघ या फिर शेरे मैसूर के नाम से जाना चाहता है? टीपू सुल्तान को दोस्तों शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं, मैसूर का बाघ कहते हैं टीपू सुल्तान को। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में। अलीबाल का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1846 ईस्वी में अलीबाल का युद्ध हुआ था। प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और डेज को नवाब बनाया गया था। मीर जाफर को नवाब बनाया गया था दोस्तों। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? 1765 में संधि की थी। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? टीपू सुल्तान प्रेरित था। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था? तो सुवाली की लड़ाई में दोस्तों, सुवाली की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किया था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हरोज ने किया था। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। बंगाल का अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली था जो खुद को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है दोस्तों, इसको मिंटो माल्य सुधार के नाम से भी जानते हैं, मिंटो माल्य सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष से लिखा था? 1882 में लिखा था। और आनंद मठ से क्या लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे में स्थित था। बॉम्बे में आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित हैं? बाल विवाह से संबंधित हैं। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुंवर दोस्तों। अहोम विद्रोह 1828 के नेता थे गोमधर कुंवर। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड बेलेजली थे दोस्तों। रिचर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1800 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओपेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो लॉर्ड लिटन था दोस्तों। लॉर्ड लिटन था जो ओपेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला
सभी देश के नवाब थे। बंगाल के नवाब थे दोस्तों मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ये सभी कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था, जिसके तहत एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? कलकत्ता का नाम बदल करके दोस्तों अलीनगर कर दिया था सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और चीन के बीच में लड़ा गया था। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो कलकत्ता था दोस्तों। कलकत्ता 1911 से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी था और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। बंगाल का दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के समय ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या की गई थी? लॉर्ड मियो था दोस्तों, लॉर्ड मियो। लॉर्ड रिपन के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 में की गई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हारोज ने किया था। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। बंगाल का अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहते थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो गए हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल था दोस्तों, बंगाल। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? असम में दोस्तों अहोम वंश का शासन था। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तलाताल घर जो है ये असम में पड़ता है, असम में स्थित है। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग देश तक शासन किया था, तो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। तत्या टोपी की हत्या किस वर्ष की गई थी? 1862 में तत्या टोपी की हत्या की गई थी। बेपगत की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू की गई थी? तो बेपगत की नीति जो है ये सबसे पहले सतारा पर लागू की गई थी। कब? 1848 में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसने किस अधिवेशन को प्रतिस्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने हमारे भारतीय संविधान में। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटले थे। कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो वर्धा में दिया था 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारण था, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में बनाया था। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो 1853 में दोस्तों कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी 1853 में। बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी?
अप्रैल 1853 में। पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं? मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं, मुसलमानों के लिए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को देश में रद्द कर दिया गया था। 1911 में दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किस आंदोलन के नेतृत्व में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1916 में किए थे। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। भारत के किस उपाध्याय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली घोषणा की थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 1930 के दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? केसरी के संस्थापक और संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि देश में दी गई थी। तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? झंडा सत्याग्रह नागपुर में हुआ था 1923 में। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना चाहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना चाहते हैं? तो राजा राममोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान डैश के द्वारा रचित था। तो आमार सोनार बांग्ला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी और ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने घोषित किया था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित हैं? तो लोकनायक कहा जाता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रिजन डायरी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को।
पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार है? उर्दू भाषा का दैनिक अखबार था वंदे मातरम, जिसे स्थापित किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है? महात्मा गांधी ने कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था मोहनदास करमचंद गांधी को। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले लागू किया था दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह तकनीक को लागू किया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का मतलब क्या कहा था? तो सत्य और अहिंसा से जुड़ाव, सत्य और अहिंसा से जुड़ाव महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मतलब कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरबिंदो ने किया था। पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन बना था? शाह आलम द्वितीय बना था। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक बना था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसमें दोस्तों झांसी, नागपुर और सतारा, ये 3 राज्य थे जो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में लाए गए थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिंक थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। वोडियार के शासक देश थे। वोडियार के शासक मैसूर रियासत के थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1758 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1758 में। भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान शुरू की गई थी। राज्य 6 हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला की हार हुई थी 1757 की प्लासी युद्ध में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 ईस्वी तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1854 में भारत में पहली कपास मिल डैश में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी।
तो बॉम्बे में स्थापित किए गए थे दोस्तों, बॉम्बे में। 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भारतीय शिक्षा से संबंधित हैं। अंग्रेजों के द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार ने 1948 को कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत डैश पर बलपूर्वक अधिकार कर दिया था। तो हैदराबाद था दोस्तों, हैदराबाद पर अधिकार कर लिया था भारत सरकार ने 1948 में, जिसका कोड नाम था, ऑपरेशन का कोड नाम था ऑपरेशन पोलो। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र डैश था, बंगाल गजट था, और इसे प्रकाशित किया था जेम्स अगस्टस हिक्के के द्वारा। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। रॉलेट एक्ट को ही महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ब्लैक कानून कहा था दोस्तों। काला कानून कहा था किसने? काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट को ब्लैक कानून कहा था महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों कब? 1909 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी? तो बहिष्कृत भारत की शुरुआत किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक और संपादक थे? रास्त होगा दोस्तों, रास्त गफ्तार मॉडर्न इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी, रास्त गफ्तार मॉडर्न इंडिया के। हरबिंगर के रूप में किससे जाना चाहते हैं? राजा राम मोहन राय। ये हरबिंगर के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1851 में। भारत को डैश अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से। लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये कथन किसने कहा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था दोस्तों। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। 1942 में सुभाष चंद्र बोस डैश को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पट्टाभ सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने और एक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करना तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हैं, के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? बख्त खान को सम्मानित किया गया था। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो राजा रवि वर्मा को सम्मानित किया गया था दोस्तों, राजा रवि वर्मा को। 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। बख्शी जगबंधु विद्याधर पाइका विद्रोह के नेता थे। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? तो बेंजामिन डिज़रायली थे दोस्तों। बेंजामिन डिज़रायली थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था।
प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति देश के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध नहीं लड़ा था। तो मीर जाफर की सेना ने युद्ध नहीं लड़ा था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में बुरी तरह से हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? माणिक वंश का शासन था। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 ईस्वी में। 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कब? 1905 में। मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान से जाने के लिए इनकार कर दिया था? तो बर्मा से जाने से इनकार कर दिया था सिपाहियों ने। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1897 में। 1905 में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम एन राय थे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। रॉयल टाइगर एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली देश को स्थानांतरित किया था। 1911 को स्थानांतरित किया था दोस्तों। कोलकाता से दिल्ली राजधानी 1911 में स्थानांतरित की गई थी। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में देश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी देश की विशेषता थी। रॉलेट एक्ट की विशेषता थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर हैं? महात्मा गांधी ने कहा था। जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक थे, जिनका योगदान रहा है डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? कैसर हिंद की उपाधि। 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में शुरू किया गया था दोस्तों। अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों के द्वारा गांधी जी को पीटा गया था और फुटपाथ पर फेंक दिया गया था? तो डरबन शहर में दोस्तों, डरबन शहर में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन पत्र प्रकाशित किया था। बारडोली सत्याग्रह के दौरान, बारडोली सत्याग्रह के बाद दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो सरदार की उपाधि दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी दोस्तों। बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राममोहन राय ने शुरू किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया है? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध है? जनरल डायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि दोस्तों आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला था।
जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम यानी कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 में पारित किया गया था। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने संभव बनाया था। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों यानी कि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल के दौरान दोस्तों, जॉन लॉरेंस के शासनकाल के दौरान। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में इल्बर्ट बिल विधेयक जो है पारित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहां पर फांसी दी गई थी? बैरकपुर में फांसी दी गई थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ मारा गया था। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत लाए गए थे। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किया गया था। अंग्रेज और गोरखाओं के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो मालाबार क्षेत्र था जो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? ओडियारों ने शासन किया था। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति सब्सिडरी अलायंस की पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल में दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था, केरला में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपने जीके संजीवनी को बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान, इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे और इस ई बुक का प्राइस मात्र 65 रुपये है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है प्राचीन भारत का इतिहास। आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर बाय करिएगा। 62 रुपये इस ई बुक का भी प्राइस है। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। इस ई बुक की खास बात यह है कि आपको हर एक चैप्टर में उस चैप्टर से रिलेटेड AI फोटोज़ देखने को मिलेगी ताकि आप रिलेट भी कर पाएँ। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और हमारी न्यू ई बुक है दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके की। आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है और इस ई बुक का प्राइस दोस्तों 69 रुपये है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत से दोस्तों इस ई बुक को बनाया गया है, तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। और दोस्तों इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो देखने को मिलेगी ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएँ। और 2024 में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को भी इसमें रखा गया है। तो 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इन तीनों PDF को बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306506548 पर मैसेज करके भी इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं, तीनों PDF को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप तीनों PDF को एक साथ बाय करते हैं, तीनों PDF को एक साथ में बाय करते हैं तो आप सिर्फ
₹150 में तीनों PDF को एक साथ बाय कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली बाय करेंगे तो आपको पड़ेंगे ये ₹187 की, लेकिन अगर आप तीनों साथ में बाय करते हैं तो आप सिर्फ ₹150 में इन तीनों PDF को बाय कर सकते हैं। तीनों PDF को बाय करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, इसके थ्रू आप इन तीनों PDF को बाय कर सकते हैं। अगर आप एक एक बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और सारे PDF के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।